हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल गाइस। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथ के साथ इस क्वारंटाइन का बेस्ट यूटिलाइज कर रहे होंगे आप अपने 12th की स्टडीज़ के लिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक क्विक रिवीजन लेके आए हैं जो अभी तक हम लोगों ने पहले 5 लेक्चर्स में डिटेल्ड एनालिसिस किया है मैग्नेटिज्म के बारे में। ये वीडियो केवल उसी बच्चे के लिए रहेगी जिन बच्चों ने डिटेल्ड व्यू में पढ़ाई की है अभी तक। अगर फिर भी किसी बच्चे को डिटेल लेक्चर नहीं दिखे तो प्लीज क्लिक द आई बटन, यू विल सी ऑल द लेक्चर्स और आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट पे आना। ये बेसिकली एक रिवीजन टाइप का है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को इस लेक्चर्स में, मतलब जो अभी तक लेक्चर हुए, आपको कितना आपने याद रखना है और कौन कौन से फॉर्मूलेस पे किस किस पॉइंट पर आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे पास अस्टेड एक्सपेरिमेंट आया था और अस्टेड एक्सपेरिमेंट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है ना, कोई भी करंट कैरिंग वायर है, तो उस करंट कैरिंग वायर के पास अगर मैं कोई भी एक मैग्नेटिक नीडल रखता हूँ और इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया, है ना। अब डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया तो अब उनका दिमाग दौड़ा कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के कारण ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। सोचो सोचो, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि एक मैग्नेट ऐसे ही रखी हुई है और वो अपने आप ही ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं देखा होगा। लेकिन जैसे ही हम उसके विसिनिटी में लेके आते कोई दूसरी मैग्नेट, हाँ वो डिफ्लेक्ट होती है। तो सेम ऐसा ही ऑब्जर्वेशन अस्टेड ने भी फील किया जब उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर के सामने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा। फिर वहां से उनको पता लगा कि जब भी चार्ज फ्लो कर रहा है, कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है और करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक नया फील्ड बनाता है जिसको हम लोगों ने नाम दिया मैग्नेटिक फील्ड। उसी के बारे में अब हम डिटेल चर्चा करने वाले थे। तो बेटे, इस वाली क्विक रीजन में हम लोगों ने देखा कि बायट-सावर्ट लॉ, हमें दो बेसिकली लॉज पढ़नी है। वन इज बायट-सावर्ट लॉ एंड सेकंड इज एम्पियर-सर्किटल लॉ। अच्छा, बायट-सावर्ट लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एम्पियर-सर्किटल लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा सिमिलरली एनालॉगी रहेगा जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था। पहले कूलॉम्स लॉ पढ़ी, फिर गॉस थ्योरम आई, है ना। हाँ, सिमिलरली अभी पहले बायट-सावर्ट देखेंगे, फिर एम्पियर-सर्किटल लॉ। एम्पियर-सर्किटल लॉ इज जस्ट लाइक योर कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। ये कूलॉम्स लॉ ही बन जाएगा किसमें? इन मैग्नेटिज्म में। तो बायट-सावर्ट ने क्या बोला बच्चा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल, और डीएल की डायरेक्शन किधर रहेगी बच्चे? हमेशा जिस डायरेक्शन में करंट होगा। अच्छा, स्ट्रेट वायर होगी तो बहुत इजी है हमारे लिए करंट निकालना, यानी अगर वायर ऊपर है, करंट ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन भी ऊपर ही है ना। लेकिन अगर कर्व आ गया तो कर्व के लिए हमें क्या करना है बेटे? कर्व के लिए हमें वी हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट, है ना। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और हमें डीएल की वेक्टर मिल जाएगी। बात समझ में आई? ये तो कब हुआ? जब हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो बच्चों हाँ तो कोई इशू नहीं है सर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा तो बच्चों लो जी, अब इस किसी भी पॉइंट पर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा बेटे? हमें डीएल की डायरेक्शन। फिर उन्होंने क्या बोला? जिस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट, उस पे जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर इज योर पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर का हेड उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहिए जैसे कि यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना, ये पोजीशन वेक्टर आपके पास आ गया। तो यहाँ से फॉर्मूला बोला कि dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl क्रॉस r, dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r क्यूब। अब बेसिकली इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, और आप लोगों को पता है ये क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पूरे चैप्टर में बच्चों आपको वेक्टर्स और आपकी इमेजिनेशन पावर, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कई बार हम लोगों को 3D डायग्राम दिया हुआ होगा 2D प्लेन पे, हमें उसको विजुअलाइज करना है कि रियलिटी में ये 3D कैसे दिखाई देने वाला है। अगर आप इमेजिन कर पाए, आप सोच पाए, तो अनडाउटेडली ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। कोई बच्चा 2D और 3D में ही अटक के रह गया तो बच्चों फिर बोलूँगा, इमेजिनेशन, सोचने की पावर को आप अपने अंदर डेवलप कीजिए अगर इस चैप्टर में आपको एक्सेल करना है तो। चलिए, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास,
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब। आर इज योर पोजीशन वेक्टर, डी एल इज योर करंट एलिमेंट, और उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट रहेगी अगर वायर स्ट्रेट हुई तो, और अगर सर्कुलर हुई तो टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे हम लोग इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए फिर यहाँ से जो ये म्यू नॉट है, ये म्यू नॉट बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां पर आपके पास एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पर ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आपके पास डायलेक्ट्रिक जो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट था वो एक कांस्टेंट है, जैसे वहां पे के था यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई है। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 होती है, और जो यूनिट होती है वो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है ना। अब फिर जैसे वहां पर रिलेटिव परमिटिविटी होती है, सिमिलरली यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, वहां पर होता था एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा म्यू m बाय म्यू नॉट। म्यू m क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। चलिए फिर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे जो कि वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट हमें यूज करना है, तो डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब कुछ अलग अलग वेरिएशंस है कि कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे कैसे शेप्स में निकालने वाले हैं। तो सबसे पहली शेप क्या है? अगर वायर एक स्ट्रेट वायर है और जो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखिए, अभी सामने से देखिए तो ये वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो बड़ा सिंपल सा रूल है बच्चों, पुट द finger thumb of your right hand in the direction of current, stretch the finger where you have to calculate magnetic field, और उनको कर्ल कर दीजिए, है ना, कर्ल कर दीजिए। जिधर वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला है वो क्या होगा? वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। देखिए इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो थंब को रखिए, राइट हैंड के थंब को रखना है और फिंगर को कर्ल कर दीजिए। कर्ल कर दिया तो क्या देखा, ये गोले गोले बनने वाले हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो एक क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने वाली है, क्लोज लूप में एग्जिस्ट करने वाली है। तो किसी भी पॉइंट को वो सेंटर मान के हम अगर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते चले जाएंगे तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। सिमिलरली इस वाले केस में ऊपर की डायरेक्शन में था, इस वाले केस में नीचे की डायरेक्शन में, तो अब थंब नीचे आ जाएगा बेटे, अब कर्ल फिंगर ये हो जाएगी, यानी ए डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाने वाली है। सिमिलरली अच्छा ये तो हमारे पास था इसका साइड व्यू। अब कोई बच्चा ऊपर से देख रहा है वायर को, तो वायर को ऊपर से देखने का, देखिए सबका देखने का अलग अलग नजरिया हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। अब इसको ऐसा मानिए कि करंट है ना, पाइप है, पानी वाला पाइप है, उस पानी वाले पाइप में से ना पानी आ रहा है, और पानी को हम लोग बोल सकते हैं कि करंट का इक्विवेलेंट पानी है, ठीक है ना। ऊपर से देखा मैंने पानी, यहाँ से देखा तो मुझे पानी लग रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर से देखूंगा तो पानी मुझे बाहर आता हुआ दिखाई देगा ना, और यहाँ पर बाहर आने वाली डायरेक्शन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। डॉट रिप्रेजेंट्स योर आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड क्रॉस रिप्रेजेंट्स योर इनवर्ड डायरेक्शन। बेटा प्लीज पे अटेंशन, ये बिल्कुल ऐसा ही एनालॉजी लगा के चलना कि पानी वाला, पानी अगर कोई बच्चा पाइप में से देखेगा तो इधर से तो पाइप में से ऊपर जा रहा है पानी, ठीक है ना, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो जब मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा बच्चों? पानी बाहर आ रहा है, और बाहर का मतलब डॉट। तो मैंने इस वाली वायर का अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे पानी कैसा दिखाई देगा बेटा? बाहर आता हुआ दिखाई देने वाला। तो बाहर रिप्रेजेंट डॉट, और ये क्या है? आई की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कहता है? करंट अभी भी थंब को कहां पर रखो बच्चों? करंट की डायरेक्शन में। करंट किधर है? बाहर, तो बाहर रखिए। कर्ल द फिंगर कर दीजिए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आ गई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बिल्कुल सेम इसका यही इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट ये रहा। अब इसका इक्विवेलेंट देखिए, ऊपर से देख रहे हैं, अब पानी नीचे आ रहा है, तो पानी क्या देखेंगे? ऊपर से देखेगा तो अंदर की तरफ जाता जा रहा है ना, ऊपर से नीचे अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर की तरफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? क्रॉस। चलिए जी क्रॉस है। अब क्या करें? थंब को रखो सर, अंदर है, अंदर इनवर्ट प्लेन, कर्ल द फिंगर कर दिया जी। अब ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे आप लोगों का कई बार हमें साइड व्यू से बहुत इजी पढ़ने वाला है, कई बार हमें टॉप व्यू से बहुत इजी पढ़ने वाला है, तो ये व्यू सिस्टम भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए ये तो बात हम कर रहे थे स्ट्रेट वायर के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें कि कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर आ जाए, बच्चे देखिए रूल तो आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट गिवन है। आप बुक्स को फॉलो करना चाहते हो, बुक्स को फॉलो कर लो। आप डीएल क्रॉस आर को फॉलो करना चाहते हो, डीएल क्रॉस आर को फॉलो कर लीजिए। आपको आंसर हमेशा एक ही मतलब सेम आने वाला है, टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब उन्होंने तो बोल दिया इधर निकालना है,
अब डीएल क्रॉस आर की बात करें तो हम क्या करते हैं बेटा, डीएल क्या होता है, डीएल वो पॉइंट होता है, ये लो जी, ये डीएल हो गया ना, करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो दिस इज डीएल। हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पे, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। अब ई क्रॉस बी कैसे निकालते थे बच्चे, बताइए, ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे, ए पे रखो, बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कर लो, थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे करते थे ना। अब देखिए डीएल, डीएल ये रहा, कहां पे आना है, क्रॉस, तो थंब कहां है, बाहर, या तो आप ए क्रॉस बी वाले सिस्टम से आप अपनी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, नहीं तो इस केस में क्या कहता है, अगर सर्कुलर वायर है, अगर सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर में क्या करो, जो भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना बेटा, अपनी राइट हैंड वाली फिंगर्स को कर्ल कीजिए उस डायरेक्शन में, यानी फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा इन केस ऑफ कर्व या सर्कुलर वायर, तो ठीक है ना। और थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पे थंब विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे कर्ल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दे रही थी, थंब करंट को दे रहा था, यहाँ पर क्या होगा, कर्ल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला है। देखिए टेंशन मत लेना, अभी आप लोगों का स्टार्टिंग है तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो हाँ सर कीजिए, लॉजिक करंट ये रहा, अंगूठा अंदर है यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हम लोगों ने क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट कर दी। अब क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है कि जो भी ये सर्कुलर वायर है ना इसके परपेंडिकुलर है, या तो आउट या इन, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए अभी इसी वायर को अगर मैं साइड व्यू से देखूं, देखिए अगर इसी वायर को मैं साइड व्यू से देखूं तो ये मैं आपको वायर बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, ये एक रिंग टाइप ही है, देखो अभी ये रिंग ऐसे रखी हुई थी तो सामने या तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, तो थंब देखिए बाहर, ऐसे फ्लो करेगा तो थंब देखिए अंदर की डायरेक्शन में। अब हमने इसको ना ऐसे ना करके ऐसे देखा साइड व्यू, तो साइड व्यू से जब हम देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देने वाला है, और ये जो लाइन इसके सेंटर से पास करने वाली है इसकी एक्सिस कहलाई जाती है, क्या कहलाई जाती है बच्चों, इसकी एक्सिस। अब हमें इसकी एक्सिस पे देखना है, तो दोबारा देखिए एक्सिस पे देखते हैं, करंट कैसे चल रहा है बच्चे, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लॉजिक थंब ये रहा, तो ये रहा, अगर ऐसे चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड यानी अलोंग द एक्सिस ही रहने वाली है, या तो अवे फ्रॉम द सेंटर या टुवर्ड्स द सेंटर, और डिपेंड करेगा कि करंट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो या आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करा रहे हो। इसलिए कह रहा हूं डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड हमें नहीं निकालना, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। अगर डायरेक्शन गलत हो गई तो बच्चे मैग्नीट्यूड का फिर कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना। सिमिलरली अब ये स्ट्रेट वायर है, जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वही पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच द फिंगर, स्ट्रेच द फिंगर, तो ये आई हो गया, ये स्ट्रेच द फिंगर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर पर जो 90 डिग्री पर होगा ना दैट विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या यही पाम होता है आपका, तो जिधर पाम होगा उसी पे 90 डिग्री यानी उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है। अब देखिए कैसे करते हैं बेटा, क्या किया है मैंने यहाँ पे रूल लिख दिया है, रूल को आप कॉपी कर लेना, पुट द थंब ऑफ योर राइट हैंड, सबका राइट राइट होगा, कोई लेफ्टी भी होगा तो उसका भी राइट, हमारे वाला ही राइट होगा, चलिए जी राइट, स्ट्रेच द फिंगर यानी पोजीशन वेक्टर, किधर है पाम, पाम अंदर है, सेकेंडली नहीं तो इस पे ये 90 डिग्री है, तो कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए क्रॉस। अब हम पी डैश पे बात करें तो पी डैश पे देखिए क्या होगा बच्चे, करंट ऊपर है, स्ट्रेच द फिंगर पोजीशन वेक्टर, पाम बाहर है, तो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए ये तो हो गया हमारे पास साइड व्यू, लेकिन अगर मुझे ऐसे फॉर्म में आ जाए सर टॉप व्यू साइड व्यू में तो कोई इशू नहीं है, अभी भी क्या करना है, देखिए क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो थंब को अंदर रखो, किस पॉइंट पे निकालना है, जिस भी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पर स्ट्रेच द फिंगर, लो जी, मैग्नेटिक पाम किधर है, नीचे, पाम भी नहीं है तो ये रहा नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे तो नीचे बना दिया। इसका मतलब क्या है बच्चे, करंट बाहर आ रहा है तो बाहर रखो, स्ट्रेच द फिंगर, पाम ऊपर है तो पाम ऊपर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगने वाली है, किस डायरेक्शन में लगने वाली है, कितनी लगने वाली है, कितनी लगने के लिए तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे,
बट डायरेक्शन के लिए आपका ये राइट हैंड सही सलामत होना चाहिए और इसकी खूब प्रैक्टिस करना, ऐसे 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 ऐसे, तो आप लोग परफेक्ट होते चले जाओगे। चलिए अब हम कुछ बात करते हैं कि बायट-सावर्ट लॉ ने बायट-सावर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी थी और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एप्लीकेशन याद हो जाएगी तो हमारे लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन क्या थी, फाइनाइट वायर के लिए। फाइनाइट वायर के लिए हम लोगों ने कुछ नोमेनक्लेचर देखा था बच्चों कि जिस भी पॉइंट पर निकालना है वहां से आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन, जिसको हम लोगों ने बोला डी डिस्टेंस। हमेशा डी परपेंडिकुलर टू दी वायर ही रहने वाला है। फिर वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करके हम लोगों ने एक्सट्रीम्स को बोला। अब ये इस जो डी परपेंडिकुलर लाइन है ना, उसको मैंने नोमेनक्लेचर दे दिया रेफरेंस लाइन, और जो ये एक्सट्रीम्स है इनको मैंने एक्सट्रीम्स दे दिया, यानी कॉर्नर्स को मिलाकर उस पॉइंट तक। अब ये देखना कि रेफरेंस और एक्सट्रीम के बीच में कितना एंगल है। एक अल्फा बनाया, एक का बीटा बना लिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने जब डेरिवेशन की थी तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया था हमारे पास, b = म्यू नॉट i/4 πd * sin अल्फा + sin बीटा। अब याद करना बेटे, जब भी ये ऐसे न्यूमेरिकल आए ना, चाहे सेमी फाइनाइट आ जाए, चाहे इनफाइनाइट आ जाए, चाहे फाइनाइट आ जाए, आप लोगों के लिए हमेशा तीन चीजें ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डी, अल्फा एंड बीटा। हमेशा ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बताइए डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, उस पॉइंट से किस पॉइंट पर, वायर पे। अल्फा क्या है, एंगल किसका, रेफरेंस लाइन, यानी डी वाली लाइन से एक्सट्रीम को ज्वाइन करने वाला एंगल अल्फा, डी वाली लाइन से नीचे एक्सट्रीम को ज्वाइन करने वाला एंगल बीटा। अच्छा, अगर ये इनफाइनाइट वायर हो गई तो अल्फा बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 विल कैंसिल आउट, म्यू नॉट i/2 πd रिजल्ट आ जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक होते हैं सेमी इनफाइनाइट, और पॉइंट याद रखना बेटा, पॉइंट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड, यानी ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर, बट जिस पॉइंट पे निकालना वो बिल्कुल इस वाले एंड के सामने है। तो उस केस में डी तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन डी और एक्सट्रीम के बीच में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और बीटा इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एक रिजल्ट है, लेकिन ये रिजल्ट तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब पॉइंट वायर के बिल्कुल सामने होगा। और ये एक स्पेशल केस था कि अगर वायर के सामने नहीं हो पॉइंट तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, हमें वायर को एक्सटेंड करना है। ये जो ब्लैक से मैंने दिखाई दी ये एक्सटेंडेड वायर है। फिर इस पॉइंट से यही डी रेड वाला आपके पास क्या बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर इन वायर्स को ज्वाइन कीजिए तो एक अल्फा बना और एक क्या बना बच्चों, बीटा। अब हमारे पास जो हम लोगों ने प्रूव किया था उसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट ये था ना, देखिए अल्फा की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है बेटा, बीटा की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चों। लेकिन यहाँ पर देखिए अल्फा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बीटा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीटा भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब आप इस रिजल्ट में पुट करेंगे ना, तो एक एंगल को पॉजिटिव ले लेना, एक एंगल को नेगेटिव ले लेना। कोशिश करना बड़े वाले एंगल को पॉजिटिव ले लो, छोटे वाले एंगल को नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ से देख के हम लोगों के पास बहुत सारे केसेस आए थे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के थे, और उन न्यूमेरिकल्स के बीच में हम लोगों ने इनको अप्लाई करने की कोशिश की थी। सो गाइस, अभी के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। स्पीड थोड़ा जल्दी रहेगी क्योंकि हम लोगों का एक रिवीजन ट्रैक है ये। चलिए, तो हमसे बोला गया देयर आर 2 इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग वायर है, जिसमें एक में करंट 1 एम्पियर है, एक में करंट 2 एम्पियर है, और हमें ये 3 पॉइंट्स गिवन है बच्चों, ए, बी एंड सी। हमें इन तीनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक एक के कारण कैलकुलेट कीजिए और वेक्टोरियली ऐड कर लीजिए। अगर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करें इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के कारण हम लोगों को फॉर्मूला पता है बच्चों, म्यू नॉट i/2 πr, यानी 2 πd। ध्यान रखना बच्चों, d इज द सेपरेशन, या यू कैन से वो वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ए से इस वायर का डिस्टेंस हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा याद क्या रखना है बच्चों, हम लोगों को जब भी यूनिट्स रखेंगे, यानी पैरामीटर्स हम लोगों को रखना है फॉर्मूलेज में, तो सबकी डायमेंशन या तो ऐसे सिस्टम में होनी चाहिए, या यूनिट्स या तो ऐसे सिस्टम को फॉलो करे या सीजीएस सिस्टम को, सिस्टम सेम रहना चाहिए। तो हमने देखा करंट एसआई सिस्टम में, लेकिन ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इन सीजीएस सिस्टम, तो हमें कन्वर्ट करना आता है। तो फिर डायरेक्शन देखिए, वायर ऊपर है, करंट ऊपर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वायर मतलब पाम की तरह बच्चों बाहर, और बाहर की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट। सिमिलरली अब इस वायर के कारण देखिए, इस वायर के कारण भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 + 1 3। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना होता है। सुपरपोजिशन क्या कहता है कि एक टाइम पर एक वायर को सिलेक्ट कीजिए, ऐसा मान के कि दूसरी वायर प्रेजेंट ही नहीं है। 2 वायर है,
एक बार इसको हाइड कर लो तो खाली ब्लू वाली वायर है, फिर जब ब्लू वाली के कारण निकाल लो तो ब्लू को हाइड करके ब्लैक वाली के कारण निकाल लो, बस दोनों का इंडिविजुअल इफेक्ट काउंट कर लो और दोनों को फिर वेक्टोरियली ऐड कर दो। सिमिलरली बी पॉइंट पर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन इसके कारण अंदर हो जाएगी, इसके कारण बाहर हो जाएगी, तो एक के कारण अंदर एक के कारण बाहर। सी पॉइंट पर आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। फिर दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अभी हम लोगों ने रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व कर दिया था कि इसकी वायर की जो लेंथ है ये ए लेंथ है जिसका रेजिस्टेंस आर गिवन है, और कोई भी करंट ऐसे मूव कर रहा है और मूव करते हुए इसमें से गया, हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना चाहिए अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि ऊपर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट, नीचे लेंथ कम है, रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस जहां कम होगा करंट उसी वाले पाथ में से ज्यादा फ्लो करता है। अब ऐसे में क्या करते हैं हम लोगों को, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें आता है, तो ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा आर 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 3R, नीचे बन जाएगा आर, यानी ये सर्किट हमारे पास कुछ ऐसा बना, ऊपर रेजिस्टेंस बना 3R, नीचे बना रेजिस्टेंस R हमारे पास, करंट चला है I, तो इसमें अगर मैं I2 मान लूं, ये मेरे पास I1, तो अब I1 I2 हमें कैलकुलेट करना, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट बताया था कि जो भी करंट निकालना है उसके जस्ट अपोजिट वाला रेजिस्टेंस ये वाला R2 इंटू टोटल करंट जो भी सर्किट में जा रहा है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो हमें समझ में आया ये 3I/4 इधर आ गया और ये I/4 इधर आ गया, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहता है रेजिस्टेंस कम इसमें तो ज्यादा करंट इसमें जाने वाला है ऑटोमेटिकली। चलिए अब इसके कारण हमें सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेमी इनफाइनाइट वायर में हमें एक परपेंडिकुलर डी अल्फा बीटा ये तीन ही चीज निकालनी होती है। तो डी तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास, डी ये हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा A/2। अगर ये A/2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आए तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों A/2, ये भी कितना हो जाएगा A/2, तो अल्फा कितना 45 डिग्री, बीटा भी कितना बच्चों 45 डिग्री। चलिए तो डी की वैल्यू A/2 हो गई बच्चे आपके पास, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री हो गई बच्चों आपके पास, बीटा की वैल्यू भी 45 डिग्री हो गई आपके पास। वैल्यूज पुट करेंगे विल गेट द आंसर। लेकिन ऊपर ध्यान देखिए जब इन तीन वायर्स का निकालेंगे तो एक के कारण निकाल लो, अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर है बाहर, तो इसकी डायरेक्शन बाहर, इनके कारण जो डायरेक्शन आएगी वो अंदर आएगी। तीनों सिमेट्री है, एक जैसी है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, लेंथ सेम है, एंगल सेम बनने वाले, सब कुछ सेम है, तो एक के कारण निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लोग ध्यान से क्या देखेंगे कि देखिए B1 म्यू नॉट 3I/4 4 पाई A/2 sin 45 प्लस sin 45 sin 45 प्लस sin 45 इसमें भी आ रहा है, 4 पाई A/2 इसमें भी आ रहा है, म्यू नॉट I/4 इसमें भी आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक अंदर एक बाहर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों 0। और इन वायर्स के कारण तो हम लोगों को पता था कि अगर वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट आ जाता है, यानी DL और R के बीच में, DL और R के बीच में एंगल या तो 0 बने या 180 डिग्री बने, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही रहने वाला है। चलिए फिर हमसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इस क्वेश्चन पे अभी आते ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों, इसका बहुत डिटेल्ड में आप लोगों को प्रूव भी कराया था। यहाँ से बोला जाता है कि ये दो इनफाइनाइट वायर है बच्चों, ध्यान से सुनना है, एक में करंट अंदर की तरफ है, एक में करंट बाहर की तरफ है। बोला गया इस P पॉइंट पर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सच दैट मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 0। अब 0 का मतलब तो समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है तो एक लेफ्ट में लग रही होगी, तो एक राइट में, एक अप लग रही होगी तो एक डाउन लग रही होगी, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम, तभी वो 0 होने वाली है। तो आप सुपरपोजिशन जैसे यहाँ पे लगाया तब यहाँ पे लगा लीजिए, बात समझ में आ गई ना। तो इसके कारण करंट आई है, दूरी कितनी है x है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट अंदर है पाम ऊपर है, तो B1 तो ऊपर गया और इसके कारण पाम नीचे, तो B2 नीचे, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इस वाली वायर के कारण मैग्नीट्यूड कितना आएगा बेटा, इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट I/2 पाई x, 2 पाई d, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, तो म्यू नॉट I/2 पाई x आ गया। इसके कारण देखिए बच्चे म्यू नॉट I/2 पाई d, d कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी L प्लस x, दोनों बराबर है तो म्यू नॉट I/2 पाई म्यू नॉट I/2 पाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, L प्लस x इधर चला जाएगा, 2 इधर बचा तो इधर आ जाएगा 2x, तो यहाँ से सोल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ गई L, या L की वैल्यू आ गई x, यानी जितना ये पॉइंट दूरी पर है ना वायर, उतना ही पॉइंट इस दूरी पर होना चाहिए, तब जाकर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी दोनों के केसेस में। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि एन रेगुलर पॉलीगन शेप है हमारे पास, कोई भी एक वायर थी जिसकी लेंथ हम लोगों को बोली गई थी 2 पाई r है, और उसको हम लोगों ने एन शेप पॉलीगन में बना दिया था, है ना, एन साइडेड पॉलीगन में बनाया था, याद है। एन साइडेड पॉलीगन में बना के हम लोगों को उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। तो याद कीजिए
एंड साइड 2 पाई आर टोटल लेंथ ऑफ द वायर गिवन थी, टोटल लेंथ ऑफ द वायर अगर 2 पाई आर लेंथ थी तो एन साइडेड में ब्रेक डाउन किया था तो एक साइड की लेंथ कितनी आ गई थी 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन, ठीक है ना। टोटल एंगल कितना होता है 2 पाई, एन साइड का कितना हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाई एन, तो ये 2 पाई बाई एन टोटल एंगल हो गया था। अब जब हमें इसके बारे में केस करना था तो ये एक फाइनाइट वायर बन गई थी, फाइनाइट वायर में फॉर्मूला लगाएंगे म्यू नॉट आई बाई 2 4 sin अल्फा प्लस sin बीटा। तो परपेंडिकुलर जब यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये जो 2 पाई एन एंगल था ये हाफ हाफ में टूट जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई एन। तो जब हम लोगों ने वो फॉर्मूला लगाया था एन से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया था बच्चों, याद है तो म्यू नॉट आई एन स्क्वायर बाई 2 पाई आर साइन ऑफ पाई बाई एन टेंजेंट ऑफ पाई बाई एन, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एंड कितने भी नंबर ऑफ पॉलीगन क्यों ना, कितनी भी साइड ऑफ पॉलीगन क्यों ना, 3 4 5 6 व्हाटएवर जो भी है रखेंगे वैल्यू विल गेट द आंसर। ये एक जनरल फॉर्मूला है, याद करो। इसी में थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके चले गए थे कि अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है, n टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है तो ये एक सर्कल बन जाएगा, याद है ना, सर्कल बन जाएगा और सर्कल की लेंथ क्या होती है 2 पाई आर और सेंटर हो जाएगा, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया था, ये जो पाई और पाई स्क्वायर नीचे एन स्क्वायर ऊपर है तो हम लोगों ने इनको पाई बाई एन लेके चले गए थे ना, पाई बाई एन और इधर भी पाई बाई एन, और लिमिट हम लोगों ने क्या कर दी थी बच्चा, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। तो ये वाली वैल्यू भी वन बन गई थी, ये वाली वैल्यू भी वन बन गई थी। तो यहाँ से एन स्क्वायर हटा दो, यहाँ से पाई स्क्वायर हटा दो, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो सेंटर बन गया, सर्कल बन गया, तो वो है ना। यानी अगर हम एन की वैल्यू को इनफाइनाइट कर दे तो वो जो एन साइडेड पॉलीगन था वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें म्यू नॉट आई बाई 2 आर आती है। चलिए ये वाला सेंटर आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 आर, परफेक्ट। फिर हम लोगों ने बात करी थी एक्सिस, यानी अभी वही करंट कैरिंग सर्कुलर वायर की अगर एक्सिस पे लेके आते तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी याद रखना था आपको, वो रिजल्ट क्या था बेटे कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में देखो राइट में देखो दोनों तरफ सेम ही रहने वाली है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली। सेकेंडली फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर x की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं, x की वैल्यू को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर पे तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यहाँ से भी देखा था रिजल्ट देखा तो वो भी सेम रिजल्ट आया, यानी वो फॉर्मूला वैलिड है। फिर अगर हम बात कर देते हैं बच्चों इसके लिए, ये हमारे पास एक्सिस आ गई, सेंटर पे आ गया, अगर कोई एक जनरल एंगल आ जाए तो जनरल एंगल कैसे पता लगेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। दोनों आर्क जो भी आर्क गिवन है ना उस आर्क के दोनों पॉइंट्स को जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां पे ज्वाइन कर दीजिए, याद रखिए ये दोनों साइड लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो उस केस में जो ये आर्क एंगल बनाएगी ना अल्फा, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू अल्फा, अल्फा शुड बी इन रेडियन, यानी 90 डिग्री 30 डिग्री ऐसे नहीं होना चाहिए, पाई बाई 2 पाई बाई 3 पाई बाई 6 रेडियन के टर्म्स में होना चाहिए। तो ये किसी भी आर्क लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका होता है। फिर हम लोगों ने ये स्पेशल केस देखने के बाद हम लोगों ने इसकी एक्सिस का फॉर्मूला देख लिया था, मैग्नेटिक फील्ड देख ली थी, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे मैक्सिमम होती है, लेफ्ट चले जाए राइट चले जाए डिक्रीज होती चली जाती है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर ये वाला पॉइंट x बहुत दूर चला जाता है, यानी इफ x इज ग्रेटर देन r, इफ x इज ग्रेटर देन r, तो याद करो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन मेथड हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ही लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x बहुत 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 बड़ा है r से, तो r स्क्वायर को हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। तो बेसिकली आप लोगों को ये बहुत बेसिक, बहुत जैसे मुझे याद है ना ऐसे डिट्टो याद होना चाहिए, और याद करने का एक ही तरीका बच्चों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो गाइज अभी तक हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको एक बारी सम अप करके देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। हालांकि न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की है उन बच्चों से हो भी गए होंगे, बट बहुत सिंपल है। देखिए एक इनफाइनाइट वायर थी, इनफाइनाइट वायर को हम लोगों ने ऐसे शेप में बना, जब कैसी भी शेप बना सकते हैं मेरी चॉइस है। ये सभी मैंने वायर्स का कॉम्बिनेशन, ये सभी इनफाइनाइट वायर है और मैंने उनको अलग अलग शेप में बना दिया। अच्छा इनमें और इनमें क्या है, ये सब एक 2 डायमेंशनल पिक्चर है, लेकिन दिस इज अगेन अ 3 डायमेंशनल पिक्चर। अब 3 डायमेंशनल को 2D में कन्वर्ट करना अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो इमेजिनेशन पावर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने देखा, हमें इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको क्या करना है, DL और R के बीच का एंगल देखना है। बाइट सा मतलब DL और R के बीच का एंगल देखना है। अगर एंगल 0 बना या 180 डिग्री बना तो मैग्नेटिक फील्ड 0। फिर हम लोगों ने वहां से स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया था कि वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट है, वायर के बिल्कुल सामने पॉइंट है, यानी इन वायर्स को क्यों ना मैं
y नंबर 1, y नंबर 2, y नंबर 3 ऐसे करके बोला जाए। तो y नंबर 1 और y नंबर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0। याद कीजिए ये एक सेमी सर्कुलर वायर बन गई, सेमी सर्कुलर वायर। तो दोनों एंड्स को अगर जोड़ेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चे? अल्फा की वैल्यू हो गई यहाँ पे पाई। तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू अल्फा। पाई पाई विल कैंसिल आउट, म्यू नॉट आई बाय 4r। और सर्कल का आधा ही होगा। डायरेक्शन किधर होगी बच्चे? डायरेक्शन अंदर होगी। तो बस B1 के कारण 0, B3 के कारण 0। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनेगी बच्चे? B2 के कारण। और वो कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई बाय 4r। और किधर? अंदर। चलिए सिमिलरली अब ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन फिर वही है। एक वायर थी, उसको ऐसे ऐसे कर्व करके हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया गया। तो इस वाले पॉइंट के कारण हमें O पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, O पॉइंट पर। तो देखिए इस वाले पॉइंट के कारण 0, इस वाली वायर के कारण 0, यानी y नंबर 1, y नंबर 2, y नंबर 3, y नंबर 4। तो 1 और 3 के कारण 0। लेकिन अगेन दोबारा से वही बात की जाए कि 2 के कारण भी एक सेमी सर्कल बना और 4th के कारण भी सेमी सर्कल बना। लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन देखिए, 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर, और 4th के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो अंदर। तो इनका सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूं, बी नेट की अगर मैं बात करूं, तो B2 वेक्टर माइनस B4 वेक्टर। अब बात अगर ये है कि मैंने बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली तो B2 माइनस B4 कर दूंगा। आप अंदर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो B4 माइनस B2 कर दीजिए। आंसर सेम आएगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर वही केस। सर ये तो इनफाइनाइट वायर है, ऐसी शेप में कर दी, इसके कारण y नंबर 1, y नंबर 3, y नंबर 2, y नंबर 1 और y नंबर 3 के कारण 0, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट बिल्कुल वायर के सामने है 0। लेकिन इसके कारण देखो, अब इसके कारण क्या करना है? अब आर्क ने अंदर वाला एंगल कितना बनाया? अल्फा। तो ये हमें पाई बाय 2 गिवन है। तो बच्चों गलती ये कर देते कि हम पाई बाय 2 रख के वैल्यूज को रख देते, बट नहीं, अंदर वाला आर्क कितना एंगल बना रही है। तो टोटल एंगल तो बनाती है 2 पाई। 2 पाई में से पाई बाय 2 माइनस कर दो, 3 पाई बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 2। फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, इसका रेडियस r, और अल्फा एंगल यानी 3 पाई बाय 2। लो जी अंदर आ गया। डायरेक्शन किधर है? इनसाइड। चलिए बच्चों आगे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलिए अब आ जाइए इसकी। अब वो इनफाइनाइट वायर है, ये स्पेशल केस था बच्चों, ध्यान से रखना, ध्यान से रखना। हाँ अब हमसे बोला गया ए पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, ए पॉइंट पर। अब याद करना, ना तो इसके कारण 0 होगा ना इसके कारण 0 होगा, क्योंकि पॉइंट अगर यहां पर होता तो मैं मान सकता था, लेकिन अभी पॉइंट वहां पर नहीं है। तो इस वाले के लिए कैसा केस बन जाएगा बच्चों? सेमी इनफाइनाइट। लेकिन कौन सा पॉइंट? कि पॉइंट वायर के सामने नहीं है, तो वी हैव टू एक्सटेंड द वायर। याद है याद है याद है, वेरी गुड। अच्छा ये दूरी r है, अगर मैं इनके दोनों एक्सट्रीम्स को जोड़ूं, ये भी r, ये भी r, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें एंगल कितना है बेटा? पाई बाय 3। ध्यान रखना बच्चों, कितना एंगल है? पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री। तो अगर हम इसके बाइसेक्टर एंगल को ज्वाइन करें, क्योंकि d तो यही बनेगा ना बच्चों, तो d कितना बन जाएगा बच्चे? r cos 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री बना, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी बनी बच्चे? r cos 30 डिग्री। चलिए अब अल्फा और बीटा, एक अल्फा यानी अल्फा की वैल्यू देखिए, अल्फा एक्सट्रीम यानी रेफरेंस पॉइंट से एक्सट्रीम, तो एक एंगल तो बना, अल्फा की वैल्यू बनी 30 डिग्री, और बीटा की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? 90 डिग्री। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव ले लेता हूँ। लगाइए, सेम वही कॉन्सेप्ट इसके लिए लगाएंगे। अब बात करते कि ये बीच वाला एंगल कितना बना, तो ये तो 60 बना, तो ये कितना बना बच्चों? 300। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी 5 पाई बाय 3। बहुत सुंदर, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए सभी क्वेश्चंस को ऐसा लगाया कि आपके हर टाइप कवर हो जाए जल्दी जल्दी। अब ध्यान से देखिए, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है। 3 डायमेंशनल पिक्चर आपको आना चाहिए बच्चे। एक्स वाई एंड जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कुछ ऐसा एग्जांपल बनता है बच्चे, एक्स वाई और जेड को अगर मैं देखूं, तो ये मेरा रेड वाला वाई बना, ब्लैक वाला एक्स बना, और ब्लू वाला जेड बना। ध्यान से देखना ये वाला फिगर। अब इस वाले फिगर को हम लोगों ने 2D में बनाने की कोशिश की। अब देखिए क्या हुआ, जेड एक्सिस से एक इनफाइनाइट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ऐसे आई, एक्स वाई प्लेन में सेमी सर्कल बनाया, फिर जेड के पैरेलल चली गई, यानी समहाउ ये ऐसे आई। ध्यान से सुनना, ये जेड एक्सिस है बच्चों, वायर आ रही है पैरेलल टू जेड एक्सिस, यानी ये ऐसे आई, ठीक है ना।
और ऐसे घूमने के बाद वापसी पैरेलल टू जेड एक्सिस चली गई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यानी करंट ऐसे एंटर किया, घूमा और फिर वापसी चला गया। याद करो ए अगर वायर है तो इस वायर के लिए तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर बन गई, और सेमी इनफाइनाइट वायर में भी कौन सा पॉइंट कि वायर के एंड के सामने पॉइंट है, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी, क्योंकि एक एंगल अल्फा 0 बन जाएगा, बीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन जाएगी। इसके केस में भी सेम, इसके केस में भी। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। देखिए करंट अंदर है बच्चे, ऐसे जा रहा है करंट, करंट की डायरेक्शन रखिए पाम नीचे 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 नीचे, कौन सी डायरेक्शन है बेटे? वाई, वाई का कौन सा नेगेटिव? नेगेटिव वाई, यानी माइनस जे। यानी देखिए म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, रेडियस आर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर बन जाएगा, डायरेक्शन जे। इसमें भी देखिए ये भी सेमी इनफाइनाइट वायर ही बन जाएगी, सेमी इनफाइनाइट वायर बन जाएगी तो करंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, लो नीचे अभी भी नीचे माइनस जे, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जे। सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर में करंट ऐसे चल रहा है बच्चों, इस पे निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 आर, डायरेक्शन की तरह बच्चे अंदर, अंदर बोले तो z के ऑपोजिट, z का ऑपोजिट कौन होता है? माइनस z, यानी माइनस के आगे रिजल्ट। फिर ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल था जो आईआईटी जेईई ने बहुत बारी पूछा गया है कि एंटस का एक स्पाइरल है जिसकी इनिशियल जो अंदर वाला कॉइल है जिसका स्पाइरल रेडियस सेंटर से ए है और दूसरे वाले का सेंटर से बी है। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है सेंटर पर, तो ध्यान रखना हमें क्या करना था कि बार बार इसका रेडियस चेंज होता चला जा रहा है बच्चों, रेडियस चेंज होता जा रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो हमने क्या किया था, जल्दी 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 याद कीजिए, एक्स दूरी पर जाकर एक छोटी सी एलिमेंट मान लेता dx है ना, जिसमें टोटल टर्न आए थे dn, dn की वैल्यू क्या रखी थी हम लोगों ने? ndx। याद है आप लोगों को बच्चों? याद है आप लोगों को? वेरी गुड वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था बच्चों कि ये टोटल विड्थ में, टोटल विड्थ जहां स्पाइरल है कहाँ है? b माइनस ए में कितने नंबर ऑफ टर्न्स गिवन थे? n, तो 1 में कितना हो जाएगा? n बाय बी माइनस एन। तो छोटी सी लेंथ में कितना हो जाएगा बेटा? n बाय बी माइनस ए इंटू डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, ये dn की टर्म्स की वैल्यू आ गई है ना। अब ये टर्म्स हमें आ गया, तो ये तो एक वायर बनी बच्चों, सेमी सर्कुलर वायर बनी, और सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? x, सॉरी सेमी सर्कुलर वायर का नाम, सर्कुलर वायर बनी और सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है? x, म्यू नॉट आई बाय 2x इंटू dx है ना, छोटा सा टर्म dn। तो dn की वैल्यू क्या रखेंगे? n बाय बी है dx, इंटीग्रेट करेंगे log, लो और वैल्यू कहां से कहां रखेंगे बेटा? a से b। तो ये वाला फॉर्मूला है म्यू नॉट आई n बाय b माइनस ए log ऑफ b बाय a। रिजल्ट डायरेक्ट याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने देखी थी सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। सोलेनॉइड में हम लोगों ने क्या बोला था कि ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटर था, कंडक्टर था, और इस नॉन कंडक्टिंग पे हम लोगों ने वायर्स को लपेट दिया था, जस्ट लाइक योर रियोस्टेट। रियोस्टेट बेसिकली सोलेनॉइड ही है ना, और उस सोलेनॉइड में ऐसे वायर जा रही थी, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे करंट ऐसे जा रहा अंदर से बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन है, परफेक्ट ये डायरेक्शन। तो हमें समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। चलिए जी, बहुत सुंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, फिर हम लोगों ने इसको बीच में से काटा था, बीच में से काट के हम लोगों ने बोला था क्रॉस सेक्शनल व्यू। तो ये समहाउ ऐसा क्रॉस सेक्शनल व्यू बना था। डॉट रिप्रेजेंट्स करंट, यहाँ से बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, यानी ऐसे जाके ऐसे, ऐसे जाके ऐसे करंट आ रहा था। हाँ या ना बोलो बेटे? बहुत बढ़िया। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू में जब हम लोगों ने प्रूफ देखा था, तो प्रूफ कीजिए, पॉइंट पी माना था, पॉइंट पी से एक एक्सट्रीम को ज्वाइन किया था, तो ये वाली एक्सिस से अल्फा एंगल और इसी एक्सिस से बीटा एंगल। जब प्रूफ देखा था तो हमारे पास प्रूफ क्या आया था बेटा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब ये बीटा है, ये कॉस ऑफ अल्फा है। बात याद आ गई? स्टैंडर्ड रिजल्ट था बेटे। फिर हम लोगों ने देखा अगर इनफाइनाइट वायर है, अगर इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड है, तो ये वाला एंगल 0 बन जाएगा, वो वाला एंगल 180 डिग्री बन जाएगा। तो जब हम लोगों ने वैल्यू पुट करी थी तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए क्या आ गया था? म्यू नॉट एन आई। ये हमारे पास बेसिकली आइडियल सोलेनॉइड का कंडक्टर है। और आइडियल सोलेनॉइड वो सोलेनॉइड मानते हैं बच्चे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है? यूनिफॉर्म, कांस्टेंट। देखिए ये रीजन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यानी सेम स्ट्रेंथ है। फिर हम लोगों ने थोड़ा और इस बारे में थोड़ा सा एनालाइज किया था कि अगर हम किसी भी एक एंड यानी सेमी इनफाइनाइट वाले सोलेनॉइड पे चले जाते हैं एक एंड पे, तो एक एंड की एक में अल्फा की वैल्यू बन जाती है 0 और एक में बन जाती है 90 डिग्री। याद है याद है याद है याद है? तो जब हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया था 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो व्हाट विल रियलाइज कि म्यू नॉट एन आई बाई 2 आ गया था सेमी इनफाइनाइट, यानी बीच में म्यू नॉट एन आई और एक्सट्रीम्स पे यानी एंड्स पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। लेकिन ये बात भी हम लोगों ने देखा था कि एक्सट्रीम से अगर फिर एक डेटा के साथ एनालाइज किया था
कि अगर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर की इनफाइनाइट वायर मतलब एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ 1000 सेंटीमीटर है, यानी 10 सेंटीमीटर के 10 मीटर के बराबर है। तो हम लोग क्या देखा था कि 28 सेंटीमीटर पर ही पूरा डेटा है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर में ही वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेता है। तो यानी एंड से बहुत जल्दी, जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बेटा, म्यू नॉट ni/2, लेकिन यहाँ से बहुत पास में जाते ही कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट ni, यानी थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहने वाला है। डेटा है, याद कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद रखेंगे। इनफाइनाइट यानी आइडियल सोलेनॉइड हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ये है। किसी भी एक एंड पे अगर हम देखेंगे सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड हो गया तो म्यू नॉट ni/2 है। और यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल एन कैपिटल एन और एल में रिलेशन देखा था। एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न सॉरी, और स्मॉल एन है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एल है लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो कैपिटल एन दिस इज इक्वल टू स्मॉल एन इनटू एल। फिर हम लोगों ने ये देखा था, देखिए बच्चों, अगर हम एक फाइनाइट सोलेनॉइड की बात करेंगे तो हमारे पास ये वैसा ही कर्व बनेगा जैसे हम लोगों ने एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन देखा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर हमारे पास इनफाइनाइट सोलेनॉइड आ जाए तो ये वाला एक हमारे पास रिजल्ट रहेगा। यही रिजल्ट आप लोगों के सीबीएसई में पूछा जाता है, ठीक है ना। एंड्स पे कितना हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट ni/2, और सेंटर पर कितना बच्चे, मतलब बीच में कितना है, म्यू नॉट ni से ज्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने वाला। चलिए, इसका एक स्पेशल केस होता है बच्चे, जब तक ये सोलेनॉइड ऐसे है ना तो ठीक है। जैसे मैं इस सोलेनॉइड को घुमा के एक सर्कल बना दूंगा, सिलेंडर को घुमा के एक सर्कल बना दूंगा तो वो टोरॉइड बन जाएगा, टोरॉइड। अच्छा, यहाँ से एक रिजल्ट और याद रखना है कि आउटसाइड दिस सोलेनॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है। आउटसाइड दिस सोलेनॉइड हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहती है, यानी एक्सिस पर ही रहने वाली जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहने वाली है, ठीक है ना। अब टोरॉइड की बात करें तो वही है, सोलेनॉइड था, ऐसे सोलेनॉइड को कल दे दिया हम लोगों ने टोरॉइड। तो सोलेनॉइड के ए पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी बेटे, अंदर ए भी जीरो रहेगा और BC पे भी जीरो रहेगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी, जाओ ये ब्लू वाली लाइन दिखाई दे रही है ना बेटे, नॉन कंडक्टिंग सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है ना। कितनी रहेगी, सेम रिजल्ट वही रहता है, म्यू नॉट ni। लेकिन n की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा, n, और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, 2πr, तो n/2πr। यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट ni/2πr। चलिए, आई होप ये वाली सब चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों के सामने आएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ बच्चों वैसा ही है जैसे गॉस लॉ था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले उसको थोड़ा पढ़ के आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।